नमस्कार दोस्तों, मैं AK सिंह और आज हम बात कर लेते हैं 14वें लोकसभा चुनावों की। 14वें लोकसभा चुनावों से पहले जो मैंने बात की थी वो 13वें लोकसभा चुनावों की बात की थी। उसमें आपने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार चलाई थी जो उसने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और उस सरकार में एक बात और थी, वो एक बात ये थी कि भारत में उसी सरकार से चुनाव पूर्व गठबंधन की शुरुआत हुई थी। और वहाँ पे जो अटल बिहारी सरकार थी उस सरकार में जो गठबंधन था वो था एनडीए। एनडीए का जो फुल फॉर्म थी एनडीए की आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, जो 1998 में अटल बिहारी बीजेपी की अध्यक्षता में बना था और उसी ने सरकार बनाई थी। उसी तरह की फिर कंडीशंस यहाँ बन गई। 2004 में कांग्रेस की अध्यक्षता में एक गठबंधन बना यूपीए और उसका नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इन दोनों गठबंधनों ने अब सरकार चलाई। अब भारत की राजनीति इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी कि अब वो जैसे अमेरिका की तरह ये चीज़ हो गई थी कि अब दो दलीय राजनीति होती जा रही है भारत की, या तो एनडीए सरकार बनाएगी या यूपीए सरकार बनाएगी। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि राजनीति का ऊंट किस तरफ बैठता है और कैसे बैठता है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से राजनीति मुद्दे और लोगों का जो वोटिंग ट्रेंड है वो किस तरह से बदलता है, तो वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 14वें लोकसभा चुनावों में यूपीए की अध्यक्षता में सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस को इसमें जीत मिली। कांग्रेस को इसमें 150 सीट मिली और बीजेपी को 130 सीट मिली। और कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया 2004 में 14वीं लोकसभा से। पर जो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। मैंने बताया था पिछले चुनावों में कि जब 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी तो बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया कि ये विदेशी मूल की हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। शरद पवार ने अपनी दूसरी पार्टी ही बना ली थी इसी मुद्दे पर। तो हुआ क्या कि सोनिया गांधी ने सभी को चौंकाया और चौंकाते हुए उन्होंने डिसीजन ये लिया कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया, जो कि मनमोहन सिंह उस ज़माने में राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे और लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने नहीं लड़ा। लेकिन सोनिया गांधी ने अपनी प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी को छोड़ के मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और यहाँ पे जिस तरह से मनमोहन सिंह सरकार चलती है और पूरे 5 साल चलती है, किस तरह से यूपीए 1 और आगे भी वो यूपीए 2 के रूप में आप देखोगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ इन चुनावों में भारत के एक महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक कैरियर समाप्त हुआ। इन चुनावों के हारने के बाद उन्होंने क्या किया कि राजनीति से संन्यास ले लिया। अब बात यहाँ पे आती है कि कांग्रेस बीजेपी जो अटल बिहारी की अध्यक्षता में काम कर रही थी पिछली सरकार में, वो चुनाव हार क्यों गई। तो इस बात का विश्लेषण करना बहुत कठिन था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के अगर मैं कामों की गणना करूं तो बहुत सारे काम उन्होंने किए थे। जैसे देखो नदी जोड़ो कार्यक्रम, उससे पहले जो उन्होंने जो 13 माह की सरकार चलाई थी उसमें भी उन्होंने करगिल का युद्ध जीता, तो एक राष्ट्रवादी छवि उनकी बन गई थी। परमाणु परीक्षण भी किए, तो फिर भी वो और अपने 5 साल के कार्यकाल में उसके बाद 13वीं लोकसभा से उन्होंने निवेश और निजीकरण किया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया और पीएम ग्राम सड़क योजना जैसी चलाई, नदी जोड़ो योजना, पोटा कानून बनाया, जातिगत जनगणना की आज भी बात होती है, आप देखते हो। तो सबसे पहले जो आप देखोगे जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे HD देवगौड़ा, उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की बात की थी, लेकिन अटल बिहारी सरकार ने उसको रोक दिया अपने यहाँ पे आने के बाद। और उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग भी बनाया था जिसकी काफ़ी आलोचना हुई। अब ये एक उनका पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, इसका निर्धारण करना गलत है कि कुछ लोगों ने संविधान समीक्षा आयोग की बड़ी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी आलोचना की कि संविधान समीक्षा आयोग की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब अगर आप ये विश्लेषण करोगे कि अटल बिहारी चुनाव हार क्यों गए 2004 में,
तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब हम ढूंढते हैं उनकी कमियों के बारे में तो हमें एक दो कमी मिलती है। उन्हीं के एक निजी सचिव थे A.S. दुलत सिंह, उन्होंने एक किताब लिखी अटल बिहारी की कश्मीर नीतियों के ऊपर। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी से जब मैंने इसके बारे में बात की कि आप चुनाव क्यों हार गए, तो उन्होंने ही एक क्ल्यू दिया था कि जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था, आप देखोगे कि गुजरात के गोधरा में काफ़ी वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हुए गोधरा कांड के रूप में। उस समय आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उस समय गुजरात के CM थे। तो वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ये कबूला कि शायद गोधरा कांड को हम अच्छे से नहीं संभाल पाए, ये हो सकता है। और आप देखोगे कि 31 दिसंबर 2001 को संसद पे हमला भी हुआ था। उसके बाद जो एक कड़ा कानून बनाया अटल बिहारी सरकार ने, और पोटा कानून के तहत उन्होंने बहुत सारे जो अवैध गतिविधियों में जो संलिप्त लोग थे उन्होंने डायरेक्ट जेलों में डाल दिया गया। और आप एक कांड और हुआ था अटल बिहारी की सरकार के अंदर के कांधार विमान अपहरण, जो कंधार में हमारा 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से एक विमान उड़ा था, जिसको पाकिस्तानियों ने और तालिबान के साथ मिलके अपहरण करके उसे कांधार ले गए थे। और उसके एवज में हमको 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे कश्मीर में। और अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पे भी आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी कि अटल बिहारी सरकारों से पूर्व जो 3 मुद्दे, जो उत्तर भारत के 3 मुद्दे थे, उनको कोई नहीं संभाल पा रहा था। एक तो पंजाब में आतंकवाद था, एक कश्मीर में हिंसा हो रही थी। तो ये जो मुद्दे हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छे से हैंडल किए, और हर कश्मीर और पंजाब दोनों ही स्टेटों को अटल बिहारी वाजपेयी ने शांत कर दिया अपनी नीतियों से, कूटनीतियों से। लेकिन उनके हारने के अगर कारणों की हम बात करें तो ये एक दो कारण हमें मिलते हैं कि विमान अपहरण हो गया, या गोधरा कांड हुआ था, या फिर आप ये कह सकते हो कि संसद पे हमला भी हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे हम अटल बिहारी वाजपेयी को इन चुनावों में हार मिली, और फिर मनमोहन सिंह की सरकार चलती है, और उस सरकार ने क्या किया और फिर किस आधार पर उन्होंने अपनी सरकार को रिपीट किया, ये हम देखेंगे अगले चुनावों में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।